हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो बेटा इसके पहले वाले वीडियो को जो आप लोगों ने देखा है उसमें मैंने कंप्लीट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना। देखिए एक्चुअली इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके बारे में कंप्लीट चर्चा की, और जो मैंने इसका ड्रॉबैक बताया था, इस ड्रॉबैक में क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली बहुत ही हाई स्पीड से न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो वो एनर्जी कंटिन्यूअसली रेडिएट करता है, और वो जो रेडिएशन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपको तो पता ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं वो ऐसे रेडिएशंस होते हैं जिनको कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं है, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, है ना। वो स्पेस में भी ट्रैवल करते हैं, बिना मीडियम के भी ट्रैवल करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर आज का हमारा ये लेक्चर होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, EMR। तो बेटा देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबसे पहले क्या होता है कि ये एक एनर्जी वेव्स होते हैं, है ना। ये आपके एनर्जी वेव्स होते हैं, है ना। चूंकि वेव्स से मतलब आपका कैसा होता है, वेव्स का मतलब ये देखो इस तरह के वेव्स के फॉर्म में ये ट्रैवल करते हैं, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होते हैं इनके क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज को अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो देखिए प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पहली प्रॉपर्टी कि इन्हें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है ना। ये स्पेस में भी ट्रैवल करते हैं। तो डू नॉट रिक्वायर, यहां पे मैं लिखूंगा डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम और मटेरियल फॉर देयर प्रोपगेशन मतलब इन्हें ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ना। दूसरा देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट ट्रेवल्स विथ अ स्पीड ऑफ लाइट। बेटा ध्यान रखिएगा ये लाइट के स्पीड से ट्रेवल करते हैं, यानी हमारा जो लाइट का स्पीड होता है डेट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या हम अगर सेंटीमीटर में कहें तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होता है इसका, है ना। तो इस स्पीड से ये ट्रैवल करते हैं स्पेस में, या कहीं भी ट्रैवल करना होता है तो इसी स्पीड से ये ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना। तीसरा देखिए, तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज रेडिएशंस, है ना, दीज रेडिएशंस consist of electric field and magnetic field components तो बेटा देखो यहां पे ध्यान से समझिएगा, कंपोनेंट्स यहां पे कह रहा है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो नाम से ही आपको लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होगा कि जैसे यहां देखिए, यहां पे हमारा एक वेव है, एक वेव चलेगा अभी, ये हमारा y एक्सिस हुआ, ये हमारा x एक्सिस हो गया। तो देखिए यहां पे क्या है कि एक वेव चलना शुरू हुआ ऐसे, एक वेव ऐसे चलना शुरू हुआ। दूसरा एक हमारा वेव है, देखो इस तरह से, दूसरा यहां से चलना शुरू हुआ, इस तरह से चलना शुरू हुआ। और ये जो आपका डायरेक्शन है इधर, ये डायरेक्शन हो गया आपके मूवमेंट का। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो यहां पे समझिएगा, यहां पे जो समझने वाली बात है कि सपोज करते हैं कि दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ठीक है ना। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है। देखो यहाँ पे ये इस तरह से ये ट्रैवल कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे देखिए इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, इस तरह से ट्रैवल कर रहा है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, इस तरह से जो ब्लू लाइन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हो गया। दूसरा बेटा देखो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ये बी से दिखाते हैं, है ना। और दोनों कंपोनेंट ध्यान में रखिएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट,
ये दोनों परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के ऊपर, और ये परपेंडिकुलर होते हैं पाथ के ऊपर, यानी कि पाथ ऑफ प्रोपगेशन, है ना, पाथ ऑफ प्रोपगेशन, प्रोपगेशन यानी जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में ये मूव करेंगे, है ना, उसी डायरेक्शन में आपका देखो वो डायरेक्शन भी, जैसे ये डायरेक्शन हुआ हमारा पाथ का, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट सपोज करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हो गया, ठीक है ना, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, देखो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, एंड दिस इज योर पाथ ऑफ प्रोपगेशन। ये तीनों आपका परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पे, 90 डिग्री होता है ना। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड। इसमें 3 बातें आपको कम से कम याद होनी चाहिए। एक, एनर्जी वेव्स होते हैं और ये एनर्जी के कैरियर होते हैं, है ना, एनर्जी कैरी करते हैं, यहाँ पे वेव्स के फॉर्म में होते हैं। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, और ये तो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, रेडिएशंस का प्रॉपर्टी होगा। अब हम किसी भी वेव का, चाहे वो कोई भी वेव हो, उसके प्रॉपर्टीज, उसके जो रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके ऊपर हम देखेंगे। जैसे हमारा एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना, वेव नंबर होता है, ये सभी चीजें हम अभी देखने वाले हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट जल्दी से, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों मैं आपको वेव्स का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक मैं बताने वाला हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेव्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चलिए समझते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हमारा वेव हो गया, देखो इस तरह से हमारा वेव चल रहा है। देखिए ये हमारा वेव्स हो गया, बेटा ये हो गया हमारा वेव्स, ध्यान से देखिएगा, ये वेव्स हो गया, कई सारे वेव्स हैं, है ना। देखिए सपोज करते हैं दिस इज योर y एंड दिस इज योर x। तो बेटा देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। यहां पे मैं लिखूंगा वेव कैरेक्टरिस्टिक, वेव कैरेक्टरिस्टिक। देखो सबसे पहला मैं बात करने वाला हूं वेवलेंथ की, वेवलेंथ की। बेटा इसको दिखाया जाता है लैम्डा से, है ना, भूलिएगा नहीं, दिस इज योर लैम्डा। देखो इसको लैम्डा से दिखाते हैं। चलिए अब देखिए ये होता क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये देखो ये जो वेव है ना इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ये देखो इसका जो टॉप पिक होता है ना इसको कहते हैं क्रिस्ट, क्रिस्ट, और बॉटम वाले को कहते हैं ट्रफ। उसी तरह से यहां पे एक और क्रिस्ट हो गया, और फिर बॉटम वाला आ जाओ, ट्रफ, क्रिस्ट, ट्रफ, इस तरह से ये वेव से प्रोपगेट करता है। अब यहाँ पे दोनों क्रिस्ट के बीच की दूरी, नियरेस्ट क्रिस्ट, ये देखो इसका नियरेस्ट ये है ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी दैट इज कॉल्ड योर वेवलेंथ। यानी हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन, बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रिस्ट और ट्रफ, आप यहां भी ले सकते हो, है ना, क्रिस्ट और ट्रफ, ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको क्या बोला जाएगा, वेवलेंथ कहा जाएगा, है ना, वेवलेंथ। तो बेटा लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट हमारा कई सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे इसे आप एंगस्ट्रम में मेजर कर सकते हैं। ध्यान से देखो ये एंगस्ट्रम है, एक के ऊपर एक नॉट लगा देना, इसको एंगस्ट्रम में मेजर कर सकते हैं। आप इसको नैनोमीटर में मेजर कर सकते हैं, नैनोमीटर। आप इसको पिकोमीटर में मेजर कर सकते हैं, आप इसको माइक्रोमीटर में मेजर कर सकते हैं, आप इसको डेसीमीटर में मेजर कर सकते हैं, आप इसको सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, आप इसको मीटर में मेजर कर सकते हैं। आप किसी भी यूनिट में चाहें आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो ज्यादातर
आपके प्रश्नों में, क्वेश्चन में नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, डेसीमीटर दिया रहेगा, उन सभी को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं यूनिट्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा 1 एंगस्ट्रम की। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, 1 एंगस्ट्रम को अगर मीटर में आप चेंज करेंगे तो ये होता है 10 का पावर -10 मीटर, या आप यहां लिखेंगे 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। सही है ना। चलिए ये तो हमारा 1 एंगस्ट्रम हो गया। फिर अगर हम बात करें 1 नैनोमीटर की, तो देखिए 1 नैनोमीटर बराबर होता है, दिस इज योर 10 का पावर -9 मीटर। अगर मैं बात करूं पिकोमीटर की, तो बेटा 1 पिकोमीटर का वैल्यू होता है यहाँ पे 10 का पावर -12 मीटर। तो बेटा मैं सबको मीटर में चेंज कर रहा हूं, है ना। अगर मैं बात करूं माइक्रोमीटर की, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 10 का पावर -6 मीटर, है ना। अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूं, तो 1 सेंटीमीटर की बात करूं तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 का पावर -2 मीटर, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगर मैं डेसीमीटर की बात करूं तो 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, आप इसको भी याद रखेंगे। ये सारी की सारी यूनिट्स आपको एकदम याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसका यूनिट आपको याद रखना है, क्या यूनिट होगा आपको, जैसे क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में मान लेते हैं कि वेवलेंथ आपको दे दिया 400 नैनोमीटर, ऐसा दे दिया, तो आपको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करिएगा, तो देखिए 400 1 नैनोमीटर में बेटा देखो कितना होता है, 1 नैनोमीटर में 10 का पावर -9 मीटर होता है, तो -9 को मल्टीप्लाई कर देना। फिर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होगा, तो 4 के जस्ट बाद आपको पॉइंट बैठाना है, तो इसका मतलब ये दोनों जीरो को यहाँ पे हमें माइनस करना होगा। तो 4.0 इंटू देखो 10 का पावर, देखना 10 का पावर 2 हो गया ना, 10 का पावर 2 लिख दिए यहाँ पे, 2 जीरो करके यहाँ पॉइंट बैठाया, 10 का पावर 2 और इंटू 10 का पावर -9। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 का पावर -9 और 10 का पावर 2, तो बेटा -9 और +2 कितना हो गया, 10 का पावर -7 मीटर हो गया। तो इस तरह से आप यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन कह दिया, ये बताओ लैम्डा बराबर दे दिया 5200 एंगस्ट्रम, ऐसा कुछ दे दिया, तो आप इसको कैसे बदलिएगा, कैसे चेंज करिएगा। यहां ध्यान से देखिए 1 एंगस्ट्रम में होता है 10 का पावर -10 मीटर, तो आप इसको 10 का पावर -10 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो। फिर से आपको क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें 4 के जस्ट बाद हमें पॉइंट बैठाना है, जैसे यहां बैठाए थे, यहां भी 5 के जस्ट बाद यहां पे आपको पॉइंट ले जाना है। तो बेटा इस पॉइंट, अगर पॉइंट यहां ले जाइएगा यहाँ पे, तो इसके बाद 3 डिजिट है, इसका मतलब आपको यहाँ पे 5.2 लिखना है, इंटू 10 का पावर कितना लिखना है, 10 का पावर 3 लिखना है। चूंकि यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है, इसीलिए तीन जीरो आप लगाइएगा, इंटू 10 का पावर -10 मीटर हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5.2 इंटू 10 का पावर -10 और 3 कितना हो गया बेटा, -7 मीटर। तो ये कन्वर्जन आपको एकदम याद होना चाहिए, है ना। इस तरह से आप कन्वर्ट करिएगा, कहीं भी अगर इस तरह का आपको दिया रहेगा, आपको यहाँ पे इस तरह से वैल्यू पुट कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा वेवलेंथ हो गया, तो जल्दी से फटाफट ये वेवलेंथ को लिखेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा हम अगर बात करें सेकंड नंबर में, बी नंबर में, दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, तो बेटा देखो एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से दिखाना है। ये एम्पलीट्यूड है क्या, तो देखिए ये क्रिस्ट की जितनी हाइट होगी, है ना, ये बेस है, देखो ये बेस है आपका यहाँ, ये जितनी हाइट होगी इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, A0, या इसको कभी कभी साई से भी दिखा दिया जाता है, साई से। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द क्रिस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो हाइट ऑफ क्रिस्ट और ट्रफ यही हमारा होता है एम्पलीट्यूड, ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है, और इसको हम दिखाते हैं किससे, या तो हम ए से दिखाते हैं या तो हम साई से दिखाते हैं। बेटा याद रखिएगा साई होता है ना, चाहे आप इस साइड में इधर से ऐसे दिखाएं, दिस इज योर साई, या इस साइड में ऐसे दिखाएं, जो हाइट इस वेव का होगा वही हाइट इस वेव का भी होगा, है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, साई हो जाता है। दिस इज योर एम्पलीट्यूड, है ना। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा मैं आपसे बात करूं अगर थर्ड नंबर में बात करूं फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी। तो देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से दिखाते हैं, ये देखो न्यू होता है ना, इसको आप न्यू कहेंगे, न्यू, ठीक है। दिस इज अ फ्रीक्वेंसी। अब बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो देखिए एक सेकंड में जितने वेव्स पास करेंगे किसी पॉइंट से, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है, इससे मान लो इतने छोटे छोटे वेव्स पास कर रहे हैं। देखो अब सोचो कि इतने छोटे छोटे वेव्स जाएंगे यहाँ से, इस पॉइंट से, तो बहुत सारे वेव्स चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ वेव्स यहाँ ज्यादा पास करेगा, इस पॉइंट से काफी ज्यादा, मतलब ये समझ लो वेव है आपका, तो इस पॉइंट से ज्यादा वेव पास करेगा। मान लीजिए कि इसी पॉइंट से थोड़े बड़े बड़े वेव्स हो गए, है ना, थोड़े बड़े बड़े हो गए। तो अगर यहाँ पे वेव्स का साइज बड़ा हो गया, यानी वेवलेंथ ज्यादा हो गया, तो यहाँ से कम वेव पास करेगा, है ना। तो एक सिंगल वेव का मतलब क्या होता है, तो देखिए बेटा, एक सिंगल वेव का मतलब है कि वो वेव 180 डिग्री कंप्लीट करता हो। यानी कहने का मतलब देखिए, एक सिंगल वेव का मतलब क्या हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहां गया इस पॉइंट पे, फिर वापस जाके इस पॉइंट पे आया, तो एक वेव कंप्लीट हुआ, है ना। तो एक सिंगल वेव जो है आपका, इस तरह का कितना वेव किसी पॉइंट से पास करेगा, उसी को कहते हैं हम क्या, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए फ्रीक्वेंसी का अगर डेफिनेशन हमसे पूछा जाए तो यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ वेव्स, देखो नंबर ऑफ वेव्स, है ना। यहाँ पे मैं बना के लिख रहा हूं बेटा, देखो इस तरह से, ये वाला, है ना, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग एट अ पॉइंट, पॉइंट इन 1 सेकेंड is called फ्रीक्वेंसी। देखिए एक वेव इस तरह से कई वेव्स किसी पॉइंट से पास करेंगे, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो बेटा देखो, अगर t सेकंड में, ध्यान से समझिएगा इसको, यहीं पे थोड़ा समझना है, t सेकंड में मान लीजिए आपका 1 वेव पास किया, ठीक है, 1 वेव पास किया, ठीक है ना, t सेकंड में 1 वेव पास किया, तो बताओ यहाँ पे कि हमारा 1 सेकंड में कितने वेव पास करेंगे। मतलब t सेकंड में अगर 1 वेव पास कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितने वेव पास करेंगे, देखो, तो 1/t, है ना, 1 सेकंड में 1/t वेव्स हो गया, 1/t वेव्स हो गया। यानी कहने का मतलब कि नंबर ऑफ वेव्स, यानी यही है आपका नंबर ऑफ वेव्स। ध्यान से देखिए, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर नंबर ऑफ वेव्स। तो नंबर ऑफ वेव्स कहो, या आप नंबर ऑफ साइकिल कहो, नंबर ऑफ साइकिल, एक साइकिल मतलब इस तरह का, देखो एक साइकिल, तो इतने वेव्स, यानी 1/t वेव्स अगर पास करेंगे एक पॉइंट से, तो उसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू के जगह पे हम लिख सकते हैं 1/t। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट बेटा ध्यान रखिएगा, यूनिट इज हर्ट्ज, है ना, यूनिट आपका होता है हर्ट्ज, यानी साइकिल पर सेकंड यहां कर सकते हो, और साइकिल पर सेकंड भी आप लिख सकते हैं, यानी कितने साइकिल एक सेकंड में पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के जगह पे आप लिख सकते हैं 1 बाई टाइम पीरियड, यूनिट मैंने बता दिया हर्ट्ज, है ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए वेवलेंथ, सपोज करते हैं यहाँ पे हम छोटे छोटे वेव्स को भेज रहे हैं इस पॉइंट से, तो यहाँ वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ बहुत कम है ना, λ1 बहुत कम है। अगर इसी पॉइंट से बड़े बड़े वेव्स को भेजेंगे हम, तो वेवलेंथ ज्यादा हो गया। तो आप एक चीज समझिए कि जितने बड़े वेवलेंथ रहेंगे, यानी जितने बड़े बड़े वेव्स रहेंगे, वो पॉइंट से कम पास करेंगे, और जितने छोटे छोटे आपके वेवलेंथ वाले वेव्स होंगे, वो इसी पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से ज्यादा पास करेंगे। इसका मतलब है कि अगर हम वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो मेरा फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, है ना, फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। तो एक बात यहाँ पे आप नोट करके लिखेंगे, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, देखिए इस बात को समझिएगा कि अगर हमारा वेवलेंथ, देखो अगर मान लो हमारा वेवलेंथ कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, समझ रहे बेटा। तो ये बात याद रखिएगा, सॉरी इसको ऐसे लिख लो, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे हम, वेवलेंथ, ठीक है ना। यानी
फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया हमारा वेवलेंथ। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, हम यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगाते हैं c, तो ये हो जाएगा c बाई लैम्डा, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो देखिए अब ये स्पीड ऑफ लाइट हमारा c का वैल्यू होता है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला एक है, इसको आपको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है c बाई लैम्डा। अगर आपसे कोई कहे वेलोसिटी निकालिए, c निकालिए, तो c बराबर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का है। तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी लैम्डा का रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है वैसे वैसे आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू घट जाता है ना। तो ये कुछ बातें हैं वेव से रिलेटेड, तो आप याद रखेंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए, हम लोग आगे बात करते हैं।